दोस्तों, इसराइल की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि इसराइल में गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। अपनी इस सरकार में नेतन्याहू का रुतबा दिनों दिन गिरता जा रहा है। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगी। गजा में युद्ध विराम के बाद भी किस तरह जंग के हालात बने हुए हैं आगे जानेंगे। सीरिया की नई पुलिस फोर्स क्यों खास होगी ये भी बताऊंगी। और सऊदी अरब के $600 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद अमेरिका में ट्रंप का मुंह अब किस तरह से और भी ज्यादा खुल गया है और वो कटोरा लेकर खड़े हो गए हैं सऊदी अरब के सामने, अपनी डिमांड रखने लगे हैं, ये भी आपको बताऊंगी। इसके साथ तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों और बहनों से एक गुजारिश कि लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी जरूर किया करिए। मुद्दों पर अपनी राय लिखा करिए और जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसराइल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की आग दिनों दिन भड़कती जा रही है जो कभी भी गृह युद्ध में तब्दील हो सकती है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि इसराइली सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह दावा किया है। इसराइली जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के मुताबिक इसराइली सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, इसराइली सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये एक इसराइली जनरल कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो तबाह हो चुकी है। ब्रिक ने दावा किया कि इसराइली सेना के जहां हौसले पस्त है वहीं हमास और हिजबुल्लाह ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा ली है और जंग में पहले जिस तरह से उनका दबदबा हुआ करता था वो उन्होंने दोबारा हासिल कर लिया है। अब सोचने वाली बात है ये दोस्तों, और जाहिर सी बात है इसे इसराइल की हार ही माना जाएगा। इसराइली जनरल ने आगे कहा कि इसराइल में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उससे वहां कभी भी गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर शुरू हो सकता है। यानी कि दोस्तों, गृह युद्ध के हालात इसराइल में बन रहे हैं। बगावत नेतन्याहू के खिलाफ शुरू हो गई है। एक तरफ जहां इसराइल में गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं वहीं नेतन्याहू की मुश्किलें भी दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। नेतन्याहू के खासम खास भी अब खुलेआम उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, उनके फैसले को चुनौती दे रहे हैं खुलकर। जी हाँ, सही सुना आपने। एक इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के फैसले के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज ने चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इन नामों को तय करने के लिए न तो उन्होंने नेतन्याहू से सलाह ली और न ही इसके अंजाम की कोई परवाह की। बताया जा रहा है कि कैट्स के इस रवैये को लेकर नेतन्याहू बेहद नाराज हैं और नाराज हो भी क्यों ना भाई, नाफरमानी जो की है अपने बादशाह की, अपने प्रधानमंत्री की। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है जब इस्राएली सरकार में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की आग सुलगी हो। इससे पहले आपको याद होगा कि इस्राएल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया था। सवाल उठता है अब कि क्या गैलेंट एपिसोड इस बार भी दोहराया जाएगा, यानी कि कैट्स के साथ भी गैलेंट की तरह होगा। नेतन्याहू क्या कैट्स को भी गैलेंट की तरह बर्खास्त कर देंगे? कैट्स को वो बर्खास्त करेंगे या नहीं ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि नेतन्याहू ने पॉपुलर नेता का जो नकाब, जो मास्क लगाया हुआ था, नकाब चढ़ाया गया था, चढ़ाकर रखा है अपने चेहरे पर, उसे खुद नेतन्याहू के करीबी और चाहने वाले खासम खास लोग, वहां के लोग बेनकाब करने में जुट गए हैं। दोस्तों, गजा की जमीन फिर से खून से लाल करने की तैयारी में है इसराइल। गजा में सीजफायर लागू होने के बाद भी इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीजफायर उल्लंघन का बहाना बनाकर वो गजा में अभी भी जंग का मैदान बनाया हुआ है। उसने हमास के नाम पर वो गजा के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, राहत शिविरों में रह रहे निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। इसराइली सेना ने पिछले 24 घंटे में गजा पर दुश्मनी की हदें पार कर दी हैं। गजा पट्टी में उसने एक बार फिर हमला किया है और कहा है कि युद्ध विराम की अनदेखी पर उसने ये सैन्य कार्रवाई की है गजा पट्टी में। वहीं हमास की तरफ से इसराइल को करारा जवाब भी मिल रहा है। जेनिन फिलिस्तीन का एक छोटा सा शहर, लेकिन आज ये शहर एक बड़े संघर्ष का गवाह बन चुका है। अल कस्साम ब्रिगेड्स के लड़ाके इसराइली सेना के खिलाफ यहाँ डटे हुए हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन शहर के अराबा और फहमा इलाकों में दोनों तरफ से, यानी कि इसराइली सेना और
हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड्स की तरफ से भीषण जंग छिड़ी हुई है। हमास ने मशीन गन और बम से इस्राएली सैनिकों पर हमला किया है। जेनिन के सिनेमा सेंटर के पास अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने एक ज़योनी बुलडोजर पर हमला किया। उन्होंने एक विस्फोटक उपकरण से बुलडोजर को उड़ा दिया। इस जंग में सिर्फ लड़ाके ही नहीं बल्कि जेनिन के आम लोग भी इस्राएली सेना के खिलाफ खड़े हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल गजा की तरह। हर मोर्चे पर मिल रही हार की बौखलाहट में इस्राएली सेना निर्दोष लोगों को टारगेट कर रही है। गजा के वेस्ट बैंक शहर के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोगों पर इस्राएली सेना जुल्म कर रही है। इस्राएली सेना जबरन कपड़े उतरवाकर लोगों की तलाशी ले रही है। मनमाने तरीके से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है। ड्रोन के जरिए पर्चे गिराकर पहले उन्हें राहत कैंप खाली करने की चेतावनी दी गई और फिर जबरदस्ती उन्हें राहत कैंपों से भगाया जा रहा है। इस्राएली सेना मेडिकल वैन को भी संदेह की नजरों से, शक की नजरों से देख रही है। उन्हें हमले वाली जगह तक पहुंचने से रोका जा रहा है, जिससे घायलों तक मदद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। दोस्तों, युद्ध की वजह से गजा पट्टी किस कदर बर्बाद हो चुका है, इसकी एक ड्रोन तस्वीर सामने आई है। वीडियो में चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इस्राएल के हमले की वजह से तमाम रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ मकान का मलबा दिखाई दे रहा है। देखिए आप ये वीडियो कि किस तरह से तबाही ही तबाही गजा पट्टी में हर तरफ मची हुई है। इन हालातों को देखते हुए गजा में मानवीय मदद की सख्त जरूरत है। इसी के मद्देनजर UNRWA ने सीजफायर के बाद से गजा पट्टी में 3000 ट्रकों में मदद की सामग्री भेजी है, जिससे आम लोगों की मदद हो सके। गजा के बाद बात लेबनान की करते हैं। इस्राएली कैबिनेट कल अहम बैठक करेगी, जिसमें लेबनान से इस्राएली सेना की वापसी पर चर्चा होगी। आपको बता दूं कि वॉशिंगटन से इस्राएली सेना ने 30 दिन और लेबनान में रुकने की परमिशन मांगी और अब इस बीच कल इस्राएली सेना की कैबिनेट बैठक है और वहां पर फैसला होगा कि जो सेना है वो लेबनान से वापस हटेगी या नहीं। बता दें आपको कि इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिनों का सीजफायर लागू है। सीजफायर की शर्तों में लेबनान से इस्राएली सैनिकों की घर वापसी भी शामिल है। इसी के तहत उन्हें वहां से हटना है, लेकिन अब परमिशन मांगी जा रही है कि भैया 30 दिन की और मोहलत दे दो हमें। लेकिन अब खबर यह भी है कि कल बैठक होगी और बैठक के बाद फैसला होगा कि मोहलत मिली है इस्राएल को या नहीं, वो रुकेगा लेबनान में या नहीं। अब खबर सीरिया से है। सीरिया की नई सरकार एक पुलिस बल का गठन कर रही है। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को इस्लामिक कानून भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि तालिबान की तरह सीरिया में भी अब कट्टरपंथी सरकार चलेगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिखिएगा अपनी राय। अब दोस्तों सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने सऊदी अरब से अपील की है कि वो तेल की कीमतों को कम करें। ट्रंप ने इसके लिए ये बहाना बनाया है कि इससे रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में मदद मिलेगी। दोनों मामलों को आपस में क्या कनेक्शन जोड़ा है ट्रंप ने, क्या कनेक्शन है भाई, ये तो ट्रंप ही बेहतर बता सकते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि तेल की कीमतों के कम होने से रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे रुक जाएगा। यही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों की दुहाई देते हुए अपने यहाँ निवेश बढ़ाने की भी अपील की है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करेगा और अब वो चाहते हैं कि रकम $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। मतलब लालच की भी एक हद होती है दोस्तों। पहले ट्रंप ने डिमांड रखी थी कि $500 मिलियन का निवेश अगर सऊदी अरब करेगा तो वो सऊदी अरब जाने के लिए सोचेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने आगे आकर $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर दिया, बात कह दी करने की, जिससे साफ दिखा दिया उन्होंने कि भैया मुस्लिम देशों को कमजोर समझने की भूल मत करो, हमारे पास ताकत है कि हम तुम 500 की डिमांड करोगे तो हम $600 बिलियन तुम्हें देंगे। लेकिन अब ट्रंप का मुंह जो है वो और भी ज्यादा फैल गया है। अब वो $1 ट्रिलियन की बात करने लगे हैं। मतलब दोस्तों मांग उतनी ही की जाए जितनी हैसियत हो।
अब बात यमन की करते हैं। यमन के बाद ईरान ने अंसारुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर कड़ा एतराज जताया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर रहा है और ये प्रतिबंध जो है यमन के लोगों के हितों के खिलाफ है, ईरान का ये कहना है। अमेरिका के इस फैसले पर अंसारुल्लाह ने भी आपत्ति जताई है। अंसारुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा कि एक लोकप्रिय आंदोलन को आतंकवादी संगठन करार देने का अमेरिका का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। समंदर में जिस तरह उसे यमन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, यही हाल इस मामले में भी होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली उसके बाद ही उन्होंने यमन को, जो अंसारुल्लाह का जो ग्रुप है जिसे हौती लड़ाके भी कहते हैं, उन्होंने उसे आतंकवादी संगठन करार दे दिया। इसी पर ईरान और अंसारुल्लाह के प्रवक्ता ने ये बातें कही है जो मैंने आपको बताई। अब यूक्रेन से आई एक बड़ी खबर पर बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने उसे नाटो में शामिल करने का सपना दिखाकर उसे धोखा दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी पर भी उसे धोखा देने का आरोप लगाया। मतलब जेलेंस्की ने आरोप लगाया है दोस्तों अमेरिका और जर्मनी पर भी। जेलेंस्की ने कहा कि जंग के दौरान भी दोनों देशों ने रूस के साथ संपर्क बनाए रखा और उन्हें अंधेरे में रखा, यानी कि अमेरिका के खिलाफ अब यूक्रेन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका ने पूरा रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ जंग में दिया और अब ट्रंप की सरकार बनते ही जेलेंस्की का ये कहना है कि भैया अमेरिका ने रूस के साथ संबंध रखा है और उन्हें धोखे में रखा है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हैं और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।